नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं टिंकू सर एक बार फिर आप लोगों के साथ मैं आपको आज सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न एमसीक्यू की तैयारी कराऊंगा। आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में इस बार 40 नंबर का सोशल साइंस या प्रत्येक विषय में 40 नंबर का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों के लिए ये तैयारी करवा रहा हूँ। ये हर प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियो कौन था। तो फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार था, और एक फ्रांसीसी कलाकार में वो चित्रकार था, है ना, चित्रकार था। दूसरा है, अर्नस्ट रेनन कौन थे। अर्नस्ट रेनन जो है वह एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। अर्नस्ट रेनन ने ही सबसे पहले राष्ट्र क्या है, व्हाट इज नेशन, इसकी व्याख्या अर्नस्ट रेनन ने ही किया था, जिन्होंने इसको सामूहिक एकता बतलाया था। तो राष्ट्र क्या है, इसकी प्रथम अभिव्यक्ति अर्नस्ट रेनन ने ही बतलाया था। इसके बाद है तीसरा नंबर, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस देश की क्रांति में देखने को मिली। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न है, नेपोलियन कौन था। नेपोलियन फ्रांस का सबसे बड़ा सम्राट था। नेपोलियन फ्रांस का सबसे बड़ा सम्राट था फ्रांसीसी क्रांति के बाद। यह 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक फ्रांस में शासन किया था। तो नेपोलियन ने कई राज्यों को जीत कर फ्रांस में मिला लिया था। इसीलिए कभी कभी हम लोग भारत का नेपोलियन, एक प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यानी कि नेपोलियन ने जो काम किया था भारत में, समुद्रगुप्त ने भी वही काम किया था। उन्होंने अनेक प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। अब है पांचवा प्रश्न, नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था। तो नेपोलियन कोड जो है वह 1804 में लागू हुआ था। नेपोलियन ने ही एक नियम कानून का, एक विस्तृत नियमों का एक संहिता बनाया था, जिसे उन्होंने नेपोलियन कोड का नाम दिया या नेपोलियन संहिता का नाम दिया। ये 1804 में नेपोलियन ने ही अपने नेपोलियन कोड का निर्माण किया था। छठा प्रश्न है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसने कहा था, या फिर यह कथन किसका है। तो यह ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने कहा था। कौन कहा था, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने कहा था। सातवां नंबर प्रश्न है, जोल्वराइन क्या था, या जोल्वराइन शुल्क। एक जोल्वराइन जो है वह एक शुल्क संघ था, जो पर्शिया के अनुरोध पे या पर्शिया के पहल पे इसको लागू किया गया था 1834 ईस्वी में। या पूछेगा जोल्वराइन शुल्क संघ पर्शिया के अनुरोध पे कब स्थापना की गई या कब गठन की। तो 1834 ईस्वी में जोल्वराइन एक शुल्क संघ था। पर्शिया के पहल पे या पर्शिया के अनुरोध पे 1834 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब है, जर्मेनिया क्या था, या जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक थी। तो जर्मेनिया जो है जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। किसका, जर्मनी का राष्ट्र रूपक। आपको बता दें कि जर्मेनिया जो है वह कोई व्यक्ति या कोई, जैसे होता है ना, कोई महापुरुष या बहुत अच्छे काम किए, जैसे गांधी जी तो राष्ट्र के पिता थे, वैसा नहीं, ये काल्पनिक था। ये महिला रूपक इसको बना दिया, राष्ट्र रूपक बनाया गया था। ये कोई हकीकत या वास्तविक स्त्री नहीं थी, ये एक काल्पनिक था, उसको राष्ट्र रूपक बना दिया। तो जर्मेनिया जो है वह जर्मनी का राष्ट्र रूपक था, और फ्रांस का राष्ट्र रूपक था मारियन। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मारियन क्या था। तो मारियन वह फ्रांस की नारी रूपक थी। फ्रांस की, ये ईसाई नाम है, यह फ्रांस की राष्ट्र रूपक थी। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछिएगा कि या ऐसा पूछ देगा कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक कौन था। तो जर्मनी का राष्ट्र रूपक जर्मेनिया था, और फ्रांस का राष्ट्र रूपक मारियन था, है ना। किसी भी तरह से प्रश्न को घुमा के पूछेगा, अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो उसका उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं। 10वां नंबर है, कार्ल केस्पर फ्रिट्ज कौन था। तो कार्ल केस्पर फ्रिट्ज जो था वह एक जर्मन चित्रकार था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया। तो 1797 ईस्वी में किया था। नेपोलियन एक बहुत बड़ा शासक था फ्रांस का, जो 1804 से 1815 में
1815 तक फ्रांस का शासक था। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। वियना, अब है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? सॉरी, एक प्रश्न था, पर्शिया नहीं, ये पर्सा होगा। जोल्वराइन जो है वो यहाँ पर्सा होगा। पर्सा, ठीक है दोस्तों। अब है वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। 1815 में क्या हुआ, हम बताएं कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई थी। तो 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, इन सभी देशों ने 1815 ईस्वी में क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक समझौता तैयार करने के लिए मिला था और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर डायक मेटरनिक ने किया था। और इसमें क्या हुआ था कि इसी को वियना सम्मेलन कहते हैं। यह 1815 ईस्वी में हुआ था। 13 है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो जुलाई 1830 में हुआ। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रथम विद्रोह तो 1789 में हुआ था, वो अलग था, ये अलग है। अगर पूछेगा फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ तो उसका उत्तर होगा जुलाई 1830 ईस्वी में। अब है 14 नंबर प्रश्न है कि कौन सी घटना ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था? तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम जो है सो यही घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। अगला है 15 नंबर प्रश्न, यूनान को स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ था? यूनान ने अपना स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1821 में प्रारंभ किया था, लेकिन इसको 1832 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली। यह 1832 ईस्वी में कस्तूनतुनिया की संधि हुई थी, उसी में से इसको स्वतंत्रता के मान्यता प्राप्त हुआ। यानी कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष 1821 में शुरुआत हुआ था और पूर्ण हुआ 1832 में, इसको मान्यता मिला। 16 नंबर प्रश्न है कि कस्तूनतुनिया की संधि कब हुई थी? कस्तूनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो कस्तूनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुई थी और इसी समय फिर कस्तूनतुनिया की संधि के बाद ही यूनान को स्वतंत्रता के रूप में मान्यता पूर्ण रूप से मिला था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि जुसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जुसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जुसेप्पे मैत्सिनी का जन्म जो है वह 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। अपने इटली के एकीकरण का सबसे पहले प्रयास जुसेप्पे मैत्सिनी ने ही प्रारंभ किया था, जो इसके लिए उन्होंने यंग यूरोप और यंग इटली के गुप्त संगठन का स्थापना किया था, लेकिन वो किसी कारण अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। 18 नंबर का प्रश्न है मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप का गठन किसने किया था? तो मैत्सिनी ने किया था, जोसेफे मैत्सिनी ने। देखिए जगह भी पूछ देगा कि यंग इटली का गठन मैत्सिनी ने कहाँ किया था, तो ये मार्सेई में किया था। और यंग यूरोप का गठन कहाँ किया था? तो बर्न में किया था। कब? 1833 इसमें। आप डेट भी याद रखिएगा कि अगर पूछ देगा कि जोसेफे मैत्सिनी ने यंग यूरोप का गठन कब किया था, तो 1833 में किया था। और कहाँ किया था? बर्न में किया था। तो डेट भी और जगह भी याद कर लेना है दोस्तों, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो छूटे नहीं। 19 नंबर का प्रश्न है किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? ये मैत्सिनी का विश्वास था, है ना, मैत्सिनी का विश्वास था। 20 नंबर का प्रश्न है कि योहान गाटफ्रीड कौन थे? योहान गाटफ्रीड कौन थे? योहान गाटफ्रीड जर्मन दार्शनिक और रूमानी चिंतक था। पूछे, ये रूमानी चिंतक था, रूमानी थॉट था। योहान गाटफ्रीड जर्मन दार्शनिक और रूमानी चिंतक थे। ठीक है दोस्तों, अब है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न है कि ग्रीम बंधु या ग्रीम ब्रदर्स किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें कि ग्रीम बंधु या ग्रीम ब्रदर्स जो है वह जेकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम को कहा जाता है। ये दोनों भाई थे। इनका जन्म क्रमशः जेकब ग्रीम का जन्म 1785 में और विल्हेम ग्रीम का जन्म 1786 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के
हनाऊ शहर में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखा था। ये परी कथा के नाम से लिखते थे कहानियाँ। कहानी पहले ये सुनते थे गाँव में घूम घूम कर, इसके बाद ये कहानी या पुस्तक को लिखते थे। 22वां नंबर प्रश्न है, ग्रिम्स फेरी टेल्स या जिसे चिल्ड्रन एंड हाउस होल्ड टेल्स पुस्तक या किताब की रचना किसने की? तो इस पुस्तक या किताब की रचना ये ग्रिम्स बंधुओं ने की थी। ये दोनों काफ़ी ये ग्रिम फेरी टेल्स जो है वह काफ़ी लोकप्रिय पुस्तक है, जिसकी रचना ये ग्रिम बंधुओं ने की थी, जिनका जन्म जर्मनी के हनाऊ शहर में हुआ था। 1785 और 1786 में हुआ था। इनकी ये पहली पुस्तक 20 दिसंबर 1812 ईस्वी को छपी थी। कब छपी थी? 20 दिसंबर 1812 को छपी थी। परिकथा के ये लोग परिकथा के लेखक के रूप में विख्यात थे। अब 23 नंबर का प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वह 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। कौन किया था इसका? पर्सा का प्रमुख मंत्री या पर्सा का प्रधानमंत्री जॉन ऑटो वन बिस्मार्क, है ना। पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो उसका उत्तर होगा जॉन ऑटो वन बिस्मार्क। ये पर्सा का प्रमुख मंत्री था। इन्होंने जर्मनी की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौबीस नंबर का प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण 1870 में पूर्ण हुआ और इसका एकीकरण 3 क्रांतिकारियों ने मिलकर किया था। मैत्सनी, जिसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, काबूर और गैरिबाल्डी, ये तीनों इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। 25 और अंतिम प्रश्न है, रेड शर्ट्स का गठन किसने किया था? तो रेड शर्ट्स का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। वो एक स्वयंसेवक थे। रेड शर्ट जो वह स्वयं सेवक थे और ये काफ़ी बड़ी सेना का गठन गैरिबाल्डी ने किया था और इटली के एकीकरण में ये लाल सेना या रेड शर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी मेहनत करके बनाया है आप लोगों के लिए। ये हमको लगता है कि इससे एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछेगा, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको मैं और महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर वीडियो दे सकूं, आप लोगों को जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।